हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा का लेसन 2 समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल मूल धारणाएं। समष्टि अर्थशास्त्र हमारा चल रहा है। हमने पहला वाला लेसन किया था समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो उसमें हमने समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा था कि कैसे विकास हुआ, इस तरह से हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत धारणाएं होती हैं जिनका समष्टि अर्थशास्त्र में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बार बार प्रयोग होएगा। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, ये धारणाएं क्या है। धारणाओं के बारे में आपको ज्ञान होना जरूरी है। तो सबसे पहले इसमें अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र की जो मूलभूत धारणाएं हैं, इसमें सबसे पहले आता है वस्तुओं के प्रकार। वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? जो वस्तुओं और सेवाओं का बार बार यूज होता है ना हमारे इसमें अर्थशास्त्र के अंदर। तो वस्तुओं के प्रकार, वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? तो वस्तुएं अर्थशास्त्र में हमने दो प्रकार की मानी है, एक अंतिम वस्तुएं और दूसरी मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं, दो तरह की वस्तुएं हम मानते हैं कि एक अंतिम वस्तुएं होती हैं, कुछ वस्तुएं अंतिम होती हैं, कुछ मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं। तो पहले हम अंतिम वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? अंतिम वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो अपने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी होती है, यानी कि उनका उत्पादन जो है वो अपनी सीमा पार कर चुकी होती है। वो जैसे ये वे वस्तुएं हैं जब अपने उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी हैं और वो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के द्वारा प्रयोग करने के लिए तैयार होती हैं। यानी कि जिनको उन वस्तुओं का प्रयोग करना होता है उनके लिए वो तैयार होती हैं, वो उनका उपयोग कर सकता है। अंतिम वस्तुएं वो होती हैं, यानी कि उनका और आगे कुछ नहीं बनना, वो अपने उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी होती हैं। जैसे मान लिया एक बढ़ई ने मेज बना दी, तो मेज क्या है? अंतिम वस्तु है। अंतिम वस्तु है वो जो उसका प्रयोग करता है, जो उसका उपयोग करना है मेज को, उसके लिए वो तैयार है। तो इस तरह की वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? अंतिम वस्तुएं कहते हैं। जो वस्तुएं अपने उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी होती हैं और प्रयोगकर्ता के उपयोग के लिए वो तैयार है, या हम यूं कह सकते हैं कि उनकी और मूल्य वृद्धि नहीं होनी, उनके मूल्य में और वृद्धि नहीं होनी है, तो उसको हम कहते हैं अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु, उनका आगे और उत्पादन नहीं होना है, उनको मध्यवर्ती वस्तु या कच्चे माल के रूप में उसको प्रयोग नहीं कर सकते हम। वो प्रयोगकर्ता के लिए वो तैयार है, वो उसको प्रयोग कर सकता है। वो क्या होती है? हमारी अंतिम वस्तुएं होती हैं। और अंतिम वस्तुएं भी दो तरह की मानी अभी, एक तो अंतिम उपभोक्ता वस्तु और दूसरी अंतिम उत्पादक वस्तु। ऐसी वस्तु जिनको उपभोक्ता प्रयोग करता है, ऐसी वस्तुएं जिनको उपभोक्ता प्रयोग करता है, जैसे कपड़े हैं, जूते हैं। वो कपड़े हैं, जूते, ब्रेड, दूध, जिनको एक परिवार प्रयोग करता है, जिनका एकल प्रयोग है, लेकिन वो यूज कौन करता है? उनका उपयोग एक परिवार या एक व्यक्ति, इस तरह का जो प्रयोग करता है उसको हम कहते हैं उपभोक्ता। जिसका प्रयोग करता है, जिसका अंतिम जो उपयोग करता है वो उपभोक्ता है, उसको हम क्या कहेंगे? अंतिम उपभोक्ता वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे उनको? अंतिम उपभोक्ता वस्तु। और अंतिम उत्पादक वस्तु क्या होगी? जिसको उत्पादक प्रयोग करेगा। ऐसी वस्तु जो है तो अंतिम, लेकिन उसको का प्रयोग कौन कर रहा है? उत्पादक प्रयोग कर रहा है। जैसे किसान जो है वो ट्रैक्टर और हार्वेस्टर का प्रयोग करता है अपने उत्पादन की प्रक्रिया में। तो ऐसी वस्तु जिसका उपयोग उत्पादक अपने उत्पादन प्रक्रिया में करता है, उसको क्या कहते हैं हम? अंतिम उत्पादक वस्तु। अंतिम तौर से उसको प्रयोग कर रहा है, उसका और आगे कुछ नहीं बनना, उत्पादन की सीमा रेखा उसने भी पार कर रखी है, लेकिन उसका प्रयोग कौन कर रहा है? उत्पादक कर रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे? अंतिम उत्पादक वस्तु। तो ये समझ आ गया होगा कि अंतिम वस्तु क्या है। और अंतिम वस्तु दो तरह की होती है, एक तो उपभोक्ता जिसका प्रयोग करता है वो अंतिम उपभोक्ता वस्तु, और उत्पादक जिस अंतिम वस्तु का प्रयोग करता है वो होती है अंतिम उत्पादक वस्तु। फिर अभी इसके बाद जो उपभोक्ता या परिवार जो अंतिम वस्तुओं के ऊपर खर्च करता है, जो अंतिम वस्तुओं के ऊपर खर्च करता है परिवार या उपभोक्ता, उसको हम कहते हैं अंतिम उपभोग व्यय।
अंतिम उपभोग व्यय, उसको कहेंगे हम अंतिम उपभोग व्यय, यानी कि अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं के ऊपर जो खर्च किया जाता है पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर, क्योंकि मैक्रो लेवल की बातें हैं, तो अंतिम उपभोग व्यय कहेंगे। वो अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं के ऊपर किए गए खर्च को, किए गए व्यय को हम क्या कहेंगे? अंतिम उपभोग व्यय कहेंगे। इसी तरह से जो अंतिम उत्पादक वस्तुएं हैं उनके ऊपर जो खर्च होता है उसको कहेंगे हम निवेश व्यय। निवेश व्यय, निवेश व्यय, क्योंकि उत्पादक कार्यों में इनका प्रयोग होना है, जैसे ट्रैक्टर का, हार्वेस्टर का खेती में प्रयोग होगा, इससे अनाज का उत्पादन होगा, तो उसको हम निवेश व्यय बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? निवेश व्यय। कुल निवेश व्यय, कुल अंतिम निवेश व्यय, कुल अंतिम निवेश व्यय होगा। अंतिम उत्पादक वस्तुओं के ऊपर जो खर्च है उसको हम निवेश व्यय कहेंगे। तो इस तरह से अगर हम इसका टोटल करें कि कुल अंतिम वस्तुओं पर कुल व्यय, अंतिम वस्तुओं के ऊपर व्यय क्या हो जाएगा? अंतिम उपभोग व्यय, ये वाला अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं के ऊपर खर्च, और अंतिम उत्पादक वस्तुओं के ऊपर खर्च, जिसको हम निवेश व्यय बोलते हैं। निवेश व्यय को और अंतिम उपभोग व्यय को अगर हम प्लस कर दें, जोड़ दें, तो वो क्या बन जाएगा हमारा? अंतिम वस्तुओं के ऊपर खर्च व्यय, अंतिम वस्तुओं के ऊपर खर्च। तो ये होती है भाई अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुओं का और भी उदाहरण ले सकते हो आप, जैसे मान लिया कोई विक्रेता है, उसने 400 रुपए की कमीज ली है थोक विक्रेता से, थोक विक्रेता से कमीज ली खुदरा खुदरा विक्रेता ने, और वो 500 रुपए की बेच दी, 500 रुपए की बेच दी एक कमीज, 400 रुपए की उसने ली। तो ये 500 रुपए क्या है? ये 500 रुपए की जो कमीज है, जो लास्ट में वो जो उपभोग करेगा, इसका जो उपयोग करेगा, जो उसने खरीदी है, ये क्या है? अंतिम वस्तु है। ये क्या है? अंतिम वस्तु है। और इस अंतिम वस्तु के ऊपर जो खर्च हुआ है 500 रुपए, ये क्या है? अंतिम उपभोग व्यय है। ये है अंतिम उपभोग व्यय। तो इस तरह से जो होती है ना, उसको हम कहते हैं अंतिम वस्तुएं। यानी कि अंतिम वस्तुएं लास्ट में क्या है परिभाषा निकल के आई? वो निकल के आई कि वे वस्तुएं जो अपने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं और अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के द्वारा, जो उसका अंतिम प्रयोग करता है, जो उसको आखिरी बार प्रयोग कर रहा है, उसके द्वारा प्रयोग करने के लिए वो तैयार हैं। वो उत्पादक वस्तु भी हो सकती हैं, वो अंतिम उपभोक्ता वस्तु भी हो सकती हैं। उत्पादक वस्तु जैसे होती है मशीनी प्लांट, कोई भी ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, और अंतिम उपभोक्ता वस्तु हो सकती है कपड़े, जूते, ब्रेड है, दूध है, जिनका अंतिम बार प्रयोग होता है, जिनका बार बार प्रयोग नहीं हो सकता, उसको हम क्या कहते हैं? अंतिम उपभोक्ता वस्तु, अंतिम उपभोक्ता वस्तु। फिर आती है हमारी मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं इनका उल्टा है कि ये वो वस्तुएं हैं जिन्होंने अभी तक उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है, यानी कि उनका अभी और उत्पादन होना बाकी है, उनको हम क्या कहते हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। या इनमें अभी मूल्य वृद्धि होनी बाकी है, मूल्य वृद्धि होनी बाकी है। जैसे एक बढ़ई है, वो लकड़ी खरीदता है, लकड़ी खरीदता है, मान लिया वो 5,000 रुपए की लकड़ी खरीदता है और उसकी मेज बना देता है। वो मेज मान लिया 7,000 रुपए की बिकती है, 7,000 रुपए की बिकती है, तो उसमें क्या हो गया? मूल्य वृद्धि होगी, मूल्य वृद्धि होगी, 2,000 रुपए की मूल्य वृद्धि होगी। तो इसमें मूल्य वृद्धि होनी अभी बाकी है। तो ये लकड़ी जो है, ये क्या हमारी मध्यवर्ती वस्तु है, जो जिसका और आगे उत्पादन प्रक्रिया में उसने हिस्सा लिया है। इसकी उत्पादन की सीमा रेखा इसने अभी पार नहीं की थी लकड़ी ने, तो ये इसकी मेज बन गई। मेज अंतिम वस्तु है, लकड़ी क्या है? हमारी मध्यवर्ती वस्तु है। इसको हम कच्चा माल भी कह सकते हैं एक तरह से, कच्चा माल जो उत्पादन में काम आता है। तो और इसकी मूल्य वृद्धि होनी अभी बाकी है, इसने उत्पादन की सीमा रेखा पार नहीं की है। और भी कई सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे मान लिया दूध है, दूध अगर किसी परिवार ने यूज कर लिया तो वो क्या है? अंतिम वस्तु है। और मान लिया दूध की हमने क्या बना दी? दूध को बेच दिया, किसी दुकानदार को, हलवाई को बेच दिया, उसने उसके आगे फिर से उत्पादन किया, मिठाई बना ली, या उसका पनीर बना लिया, या उसकी कोई और चीज दही बना ली, तो वो क्या है? उस टाइम क्या है? वो एक मध्यवर्ती वस्तु है। मध्यवर्ती वस्तु तुम समझ गए होगे कि मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका अभी तक
जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है, उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर है और अभी उनकी और मूल्य वृद्धि होनी है, उनको हम कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं या कच्चा माल भी कह देते हैं। उसके बाद है कि एक क्वेश्चन और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ही वस्तु जो है वो अंतिम वस्तु भी हो सकती है और मध्यवर्ती वस्तु भी हो सकती है। कि हम कैसे माने किसी वस्तु को कि ये मध्यवर्ती वस्तु है या अंतिम वस्तु है। तो इसका एक उदाहरण के द्वारा मान लिया हम ये कागज का या चीनी का उदाहरण लेते हैं कि चीनी है, मान लिया चीनी है, चीनी को हम मध्यवर्ती वस्तु माने या अंतिम वस्तु माने। तो ये सब किसके ऊपर निर्भर करेगा, प्रयोग करने वाले के ऊपर, कि वो उसका उपयोग किस ढंग से कर रहा है। तब हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये वस्तु अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु है, वो उसका उपयोग कैसे कर रहा है, किस रूप में उसका प्रयोग कर रहा है। जैसे चीनी है, चीनी मान लिया कोई परिवार में उसको यूज करा गया है चाय बनाने में या दूध में डाल के, तो फिर वो क्या है, अंतिम वस्तु है, उसको हम क्या कहेंगे, अंतिम वस्तु। उसका अंतिम बार यूज हो गया, उसका अंतिम बार प्रयोग हो गया, प्रयोगकर्ता ने उसका प्रयोग कर लिया। लेकिन वही चीनी मान लिया बिस्किट बनाने में उसका यूज होता है, बिस्किट बनाने में उसका प्रयोग होता है चीनी का, तो उस टाइम क्या है, वो मध्यवर्ती वस्तु है, वो कच्चे माल के रूप में उसका प्रयोग किया जा रहा है। उसकी मूल्य वृद्धि होगी यहाँ पे, बिस्किट ज्यादा के बिकेंगे और चीनी से, तो वो उस टाइम वो क्या है, एक मध्यवर्ती वस्तु है। अगर परिवार के द्वारा यूज की जाती है चीनी दूध में डाल के, तो वो क्या है, एक अंतिम वस्तु है। और चीनी से आगे बिस्किट बनाए जाते हैं, तो वो क्या है, वो हमारी मध्यवर्ती वस्तु है। इसी तरह से कागज का भी उदाहरण ले सकते हैं हम। मान लिया कागज जो है वो एक बच्चा लेके आया है एक पेपर की शीट और उसने प्रयोग कर लिया, तो वो क्या है, उसके लिए एक अंतिम वस्तु का काम करेगी, वो एक अंतिम वस्तु है उसके लिए, उस विद्यार्थी के लिए। लेकिन अगर उसी कागज को एक प्रकाशक ने खरीद लिया और उसकी एक किताब लिख दी या एक कॉपी बाइंड कर दी, तो फिर वो आगे बेची। उसने पेपर को खरीदा, मान लिया उसने 100 रुपए में के पेपर खरीदे और एक बुक प्रकाशित कर दी उसके ऊपर, और वो उसने 500 रुपए में बेच दी, तो उसकी क्या हुई, मूल्य वृद्धि होगी। तो वो इस समय वो कागज जो है वो एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में काम कर रहा है, वो एक मध्यवर्ती वस्तु है। तो किसी भी वस्तु को हम अंतिम या मध्यवर्ती वस्तु, कोई भी वस्तु अंतिम वस्तु भी हो सकती है, वो मध्यवर्ती वस्तु भी हो सकती है, वो उसके प्रयोग के ऊपर निर्भर करता है। प्रयोग का महत्व है कि वो कोई भी जो प्रयोग करने वाला है उसका प्रयोग किस तरह से कर रहा है। वो कच्चे माल के रूप में कर रहा है तो वो मध्यवर्ती वस्तु है, और उससे और आगे पैसे कमा रहा है और उत्पादन कर रहा है, तो फिर उत्पादक उसको ले रहा है, तो वो क्या है, वो मध्यवर्ती वस्तु है। और अगर कोई परिवार उसका प्रयोग कर रहा है, उपभोक्ता उसका प्रयोग कर रहा है, तो फिर वो अंतिम वस्तु है। ठीक है, फिर है कि अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु का जो भेद हमने किया है उसका क्या महत्व है। अंतिम वस्तु को और मध्यवर्ती वस्तु का जो हम अंतर स्पष्ट कर रहे हैं उसका अर्थशास्त्र के अंदर क्या महत्व है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि एक वस्तु अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु कैसे हो सकती है, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करो। तो अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु का भेद जो है वो क्या होता है कि जैसे मान लिया हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे हमने ऊपर वाला ही एग्जाम्पल लिया था कि एक बढ़ई ने 5,000 रुपए की लकड़ी खरीदी 5,000 रुपए की, और उसकी मेज बना दी। उसने मेज बना के उसने 7,000 रुपए की में वो बेच दी। तो मूल्य वृद्धि कितने की हुई, उसमें मूल्य वृद्धि होगी उसमें 2,000 रुपए की। 7,000 में से हमने 5,000 को घटा दिया, क्योंकि 5,000 रुपए खर्च कर रखे थे। तो ये जो है, ये 7,000 रुपए है, ये अंतिम वस्तु का मूल्य है, और 5,000 रुपए जो था ये मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य था। लकड़ी का मूल्य जो है वो हम लकड़ी को मध्यवर्ती वस्तु के रूप में मानते हैं, और मेज तो प्रयोगकर्ता के लिए तैयार है, उसको हम अंतिम वस्तु मानते हैं। यहाँ पर मूल्य वृद्धि हुई है, आगे इसकी मूल्य वृद्धि नहीं होती, इसने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लिया है। ये अब जिसके पास जाएगी वो इसका प्रयोग करेगा। तो ये 2,000 रुपए की क्या होगी, मूल्य वृद्धि होगी, 2,000 रुपए की मूल्य वृद्धि होगी। तो इनका महत्व ये है कि राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय में जो एक लेखा वर्ष के अंदर जो उत्पादन हुआ है कुल अर्थव्यवस्था के अंदर,
उसमें हम मध्यवर्ती वस्तु की कीमत को नहीं काउंट करते। सिर्फ हम किसको मिलाते हैं, किसको शामिल करते हैं, केवल हम अंतिम वस्तु के मूल्य को ही उसके अंदर शामिल करते हैं। जैसे इसमें मेज का मूल्य हम शामिल करेंगे, 5,000 रुपये लकड़ी का मूल्य जो है उसको शामिल नहीं करेंगे। उसकी गणना करते समय, उसका अनुमान लगाते समय राष्ट्रीय उत्पाद में या राष्ट्रीय आय में, जो एक लेखा वर्ष की में जो राष्ट्र की कुल आय होती है उसके अंदर हम इसको शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लकड़ी का मूल्य अंतिम वस्तु के मूल्य में ही शामिल है, उसमें ही निहित है। क्योंकि लकड़ी कच्चे माल के रूप में उत्पादक ने प्रयोग किया है इसका, तो 7,000 रुपये में ही 5,000 रुपये शामिल है। अगर हम इसको 5,000 रुपये को भी शामिल कर देंगे और 7,000 रुपये को भी राष्ट्रीय आय में काउंट कर लेंगे तो हमारी दोहरी गणना हो जाएगी और राष्ट्रीय आय कई गुना जो है वो बढ़ जाएगी, उसका अनुमान गलत लगेगा। तो इसका यही महत्व है, इनमें भेद करने का जो महत्व है, ये राष्ट्रीय आय में इसका मेजर रोल है कि राष्ट्रीय आय में जो अंतिम वस्तु के मूल्य को ही गिना जाता है, मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को नहीं गिना जाता। तो ये हमारी कुछ ये परिभाषाएं थी वस्तुओं के प्रकार की। उसमें अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु के बारे में हमने पढ़ा है, छोटा सा टॉपिक है हमारा। तो पहला पार्ट हम इसी में खत्म करते हैं। इसको एक बार पढ़ना, अच्छे से याद रखना, क्योंकि इनका बार बार प्रयोग होगा। अंतिम वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, ये होगा। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में अंतर क्या है। अंतर ही आ जाता है, अंतर का ही क्वेश्चन आ जाता है, अंतर का ही क्वेश्चन आ जाता है कि अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में क्या अंतर है। तो इसका अंतर जो हमने पढ़ा है उसी बेस पे आप कर सकते हो। जैसे एक में तो एक परिभाषा ही कर दी कि वे वस्तुएं जो अपने उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी हैं और अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के द्वारा प्रयोग करने के लिए तैयार होती हैं। इसमें क्या लिखोगे कि वो वस्तुएं जो अपनी उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं कर चुकी होती हैं, अभी उनका कुछ और भी आगे बनना है। दूसरा, इसमें मूल्य वृद्धि नहीं होती, अंतिम वस्तु में और मूल्य वृद्धि नहीं होती और मध्यवर्ती वस्तु में और आगे मूल्य वृद्धि होती है। इसमें मध्यवर्ती वस्तु का प्रयोग कच्चे माल में के रूप में प्रयोग करके आगे और मूल्य वृद्धि इसकी इसमें की जा सकती है। और तुम कर सकते हो इसका और कोई पॉइंट जो है वो भी कर सकते हो। हाँ, एक ये हो गया कि राष्ट्रीय आय के अंदर मूल्य, इसकी मध्यवर्ती वस्तु की कीमत को शामिल नहीं किया जा सकता और अंतिम वस्तु के मूल्य को काउंट किया जाता है, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जा सकता है। इस तरह से ये मिला के 3-4 पॉइंट हो जाते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार 4 नंबर में भी पूछ लेते हैं कि अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में क्या अंतर है। तो हमने ये जो किया है इसी बेस पे तुम अंतर भी इसके काउंट कर सकते हो। और एक लेखा वर्ष के अंदर जो वस्तुएं सीमा पार कर चुकी हैं उनको अंतिम वस्तुएं कहते हैं। इस तरह से इनका एग्जाम्पल भी दे सकते हो, बीच में एग्जाम्पल भी दे सकते हो, अंतर करते समय आप इसका एग्जाम्पल भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, इसे ध्यान से समझना। थैंक यू।